आज की हमारी कहानी है परिश्रम का फल। बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा चट्टान रास्ते के बीचों बीच रखवा दिया और वहीं वो पास के एक बड़े से झाड़ी के पीछे छिप गया। वो ये देखना चाहता था कि आखिरकार कौन वो इस चट्टान को रास्ते से हटाता है। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसे हटाना ठीक नहीं समझा। उल्टा उन्होंने राजा को ही इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप लगाने लगे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर आया और उस चट्टान के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और उस पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ था जहां पत्थर पड़ा था पहले। पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था, जिसमें बताया गया कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से उस चट्टान के टुकड़े को हटाया है। यह सब देखकर किसान बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। ये हमारी कहानी है लालच का परिणाम। धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के पास हीरे की खान थी। उस गांव में अलग अलग घरों में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अमीर था तो छोटा भाई बहुत ही गरीब था। छोटे भाई के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रोहन और छोटे बेटे का नाम मोहन था। एक दिन की बात है, छोटा भाई का बेटा मोहन बीमार पड़ गया। छोटे भाई ने अपने बेटे के इलाज के लिए बड़े भाई से पैसे मांगे और भाई से कहा, भाई मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। भाई ने सीधे तौर पर उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। छोटा भाई आंसुओं के साथ दुखी होकर अपने घर को लौट आया। उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। उसका बड़ा बेटा रोहन पतंग का पीछा करते करते हीरे की कान तक पहुंच गया। रोहन ने खदान की ओर देखा कि एक पत्थर पर पत्थर चमक रहा है। वह पत्थर लेकर रोहन घर आया और अपने पिता को पत्थर दिखाया। पत्थर देखकर उसके पिता ने कहा, बेटा यह पत्थर नहीं है बल्कि एक बड़ा सा हीरा है। हीरे को बेचकर उन्होंने बहुत पैसा कमाया और मोहन का इलाज भी करवाया। बचे हुए पैसों से व्यापार शुरू किया। उसमें बहुत लाभ हुआ, इसलिए वह छोटा भाई अपने बड़े भाई से भी अधिक अमीर हो गया। यह देखकर बड़े भाई को जलन होने लगी और एक दिन बड़ा भाई छोटे भाई के घर आया और सारी बात चुपके से सुन ली। अगले दिन बड़ा भाई खदान में पहुंचा और खुदाई करने लगा। खुदाई के दौरान उसे एक हीरा मिला। उस हीरे को देखकर उसके मन में और भी लालच आ गया। उसने सोचा कि इतना खोदकर हीरा मिल जाए तो और खोदने पर कितने हीरे मिलेंगे, मैं गांव के सभी लोगों से अधिक अमीर हो जाऊंगा। दोस्तों, लेकिन हुआ ये कि वह खुदान को खोदे ही जा रहा था। खोदते खोदते एकदम से उसकी मिट्टी ढह गई और मिट्टी ढहने से वह दब गया और उस दबने से उसकी मौत हो गई। उसे अपनी करनी का फल मिल गया। एक गांव में एक रामलाल नाम का किसान रहा करता था। वह अपने पत्नी और चार लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे जो गांव में वैसे ही इधर उधर घुमा करते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं, ये तो कभी खेत पर गए ही नहीं। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी सुधर जाएंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक दिन रामलाल बहुत बीमार पड़ गया और कुछ दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, इसलिए उसने कहा, सुनो बेटो, मेरे अपने जीवन में मैंने कुछ कमाया है, वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा के रखा हुआ है। मेरे बाद तुम उस खजाने को निकाल निकाल कर आपस में बांट लेना। यह बातें सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको कोई भी खजाना नहीं मिला। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले कि पिताजी हमसे झूठ बोलते थे, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने जब खेत खोद ही दिए हैं तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार खेतों में पानी भी दिया। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा खासा मुनाफा हो गया, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते। में एक ऊंट रहता था। वह काफी सीधा साधा था। ऊंट अकेला जंगल में घास खा रहा था।
वहां पर एक सियार आ जाता है और ऊंट से मित्रता करने को कहता है। ऊंट झट से मान जाता है, दोनों मित्र बन जाते हैं और दोनों साथ साथ अक्सर भोजन करने लगे। ऊंट सियार की हर बात माना करता था। एक दिन सियार ने कहा, क्यों नहीं हम जंगल के बाहर खेतों में गाजर मटर अच्छी अच्छी चीजें खाने चलते हैं। ऊंट ने कहा, चलो मित्र, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं रोज जंगली घास खा खा कर ऊब गया हूँ। सियार ने कहा, चलो हम कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएंगे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। सियार ऊंट की पीठ पर बैठकर नदी पार कर लेता है। चलते चलते वह कुछ समय बाद वह दोनों खेतों के पास पहुंच जाते हैं। हरे हरे खेत देखकर ऊंट के मुंह में पानी आ जाता है। दोनों खेतों में हरी हरी सब्जियां खाने लग जाते हैं। सियार का पेट छोटा होने के कारण वह जल्दी ही उसका पेट भर जाता है, मगर ऊंट का पेट बड़ा होने के कारण उसे समय लग जाता है। सियार ने कहा, मित्र चलो अब जल्दी चलते हैं यहाँ से, नहीं तो किसान आ जाएगा। ऊंट बोला, थोड़ी देर और रुको, मेरा पेट नहीं भरा। इतना बोलकर ऊंट खाने लग जाता है। सियार का पेट भरा होने के कारण सियार जोर जोर से उबकी लेने लगता है। किसान सियार की आवाज सुनकर तुरंत ही वहां आ जाता है और किसान को आता देख सियार वहां से तुरंत ही भाग जाता है और ऊंट की खूब मचक के पिटाई होती है। सियार ऊंट का नदी के पास इंतजार करता है। कुछ समय बाद ऊंट लंगड़ाता हुआ वहां पर आता है और कहता है, आज तो उस किसान ने तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मारा है, मैं फिर कभी भी खेतों में खाने के लिए नहीं जाऊंगा। सियार ने कहा, मित्र इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। फिर वह दोनों नदी पार करने लगे। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। जब दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो ऊंट पानी में बैठने लगा। सियार ने कहा, मित्र तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम पानी में बैठे तो मैं नदी में बह जाऊंगा। ऊंट ने कहा, यह तो मेरा स्वभाव है। और सियार नदी में बह गया। सियार को अपने करने का फल मिल गया। एक बार की बात है, मालती नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी। वह अपने घर का काम करती, फिर मंदिर जाती थी। मंदिर जाते समय वह रोज रास्ते में एक जगह पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी 2 पक्षी थे, उनको भी वह रोज दाना डालती थी। एक दिन उसको पक्षियों को सरपंच के बेटे ने देख लिया और उसने अपने पिता से जाकर मालती से शादी करने की इच्छा जताई। सरपंच ने मालती के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी मालती से करा दी। मालती अपने साथ घर के पिंजरे के 2 पक्षी भी साथ लेकर ससुराल गई। वह उन पक्षियों को रोज दाना डालती। मालती की सास को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उन पक्षियों को परेशान करती। वह उनका दाना पानी जमीन पर फेंक देती। एक दिन मालती की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसे यह करते हुए मालती ने देख लिया। मालती ने मना किया तो उसकी सास ने मालती को ही उल्टा डांट दिया। इन सब बातों से मालती परेशान रहने लगी। एक दिन मालती के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने मालती को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर मालती ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया। वह उनको कभी कभार दाना देने पार्क में जाया करती थी। अब सभी पार्क के पक्षी मालती के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब मालती के घर पर भी आने लगे। मालती की सास को जब यह पता लगा तो वह गुस्सा हो गई। वह मालती को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर गई। रास्ते में कुछ चोरों ने मालती की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी मालती के मित्र पक्षियों ने आकर चोरों पर हमला कर दिया, जिससे सभी चोर भाग गए। इसके बाद मालती और उसकी सास घर लौट आए। अब मालती की सास की सोच पक्षियों के प्रति बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसने मालती से कहा कि अब हम दोनों पक्षियों को दाना देने चला करेंगे और पहले के दो पक्षियों को घर वापस भी लेकर आएंगे। यह बात सुनकर मालती बहुत खुश हो गई।